आप श्री घनश्याम पाठक, आपको क्या कहें? बीएसपी का नेता कहें, बीजेपी का नेता कहें या क्या कहें? उन परिस्थितियों में मिला जब हम और विश्वामित्र दोनों आमने सामने थे और मैं चुनाव तो नहीं जीत सका, लेकिन यह है कि भाजपा यहाँ से काफ़ी मतों से चुनाव हार गई। क्या आपका क्या यही उद्देश्य था भाजपा को हराना? क्योंकि भाजपा से जो आपको लगातार उपेक्षाएं मिल रही थी पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान, जिसके बाद आपने 2012 में फाइनली स्टेप डाउन कर दिया अपनी जिम्मेदारियों से और दूसरी पार्टी में जाना आपने उचित समझा। तो क्या आप लगता है आपको कि आपको उपेक्षित करना बीजेपी की हार का कारण बनी 2013 में? 2013 में जब आप बीएसपी से प्रत्याशी हुए, आपके भाई ही हैं श्री विश्वामित्र पाठक जी, आपका चुनाव में खड़ा होना कहीं ना कहीं उनको भी अंदेशा हो गया होगा कि मेरी हार की वजह ये बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या उन्होंने आपसे संपर्क किया कि आप चुनाव ना लड़ें? ऐसी स्थिति में आपको कौन सही उम्मीदवार अभी वर्तमान में नजर आ रहा है? अभी हम तो कोई वो है नहीं कि हम ही टिकट देना है न किसी को। फिर भी आप एक अनुभव के आधार पर, अबे ये सब आप लोग मूल्यांकन करिए, सब हम ही से पूछ लेंगे, जनता से पूछिए ना, जनता बताएगी कौन अच्छा रहेगा। वो तो हर में इनडायरेक्टली आप अपनी ओर इशारा करवाना चाह रहे हैं। हम अपनी ओर नहीं कहते। सीधी सिंगरौली की लोकप्रिय सांसद श्रीमती रिद्धि पाठक जी को क्यों न उम्मीदवार बना दिया जाए, जिससे बीजेपी 2023 में अपनी सीट सिहावल वाली बचाने में सक्षम हो सके? क्या ऐसा हो जाता है? आप रिद्धि जी के फूफा जी हैं, विश्वामित्र जी के भाई हैं, जब नेताओं को सत्ता मिल जाती है उसके बाद ऐसा क्या उनमें ऐसा अंतर आ जाता है कि वो संबंध अपनों से ही दूरी बना लेते हैं? ये देखिए, राजनीति अपनी अपनी रहती है, लेकिन एकदम से खास कैसे कोई बदल सकता है? राजनीति में न कोई फूफा है और न कोई भाई है, सब अपने अपने हिसाब। आपने जैसे ये भी बताया कि रिद्धि जी से फिर उसके बाद आप मिले ही नहीं, आज तक कभी मिलते भी नहीं। मैं कभी नहीं मिला। आप बताइए, फूफा जी हैं फिर भी। इमेजिन करिए, मान लीजिए कि विश्वामित्र पाठक जी को बीजेपी 2023 विधानसभा चुनाव के लिए, माना कि मैं बात कर रहा हूँ, इमेजिन करिए अपना कैंडिडेट नियुक्त करती है, तो क्या आप श्री विश्वामित्र पाठक जी का सपोर्ट करेंगे? साथियों नमस्कार, मैं शुभम पाठक हूं और इस वक्त मैं हूं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के देवसर में। साथियों, आज हम आपकी मुलाकात एक खास शख्सियत से करवाएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, इन्हें किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये हमारा प्रोफेशनल वे है, हमारा दायित्व है कि हम रूबरू करवाएं। देवसर से वरिष्ठ नेता श्री घनश्याम पाठक जी हमारे साथ हैं और आज श्री पाठक जी से हमारी विभिन्न मुद्दों पर बातें होंगी, विभिन्न विषयों पर चर्चाएं होंगी, ढेर सारे प्रश्नों का जवाब, जो कि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लेकर हम आए हुए हैं और श्री पाठक जी से उनके जवाब जानने का पूरा प्रयास करेंगे। तो पाठक जी, आपका स्वागत है। आप श्री घनश्याम पाठक, आपको क्या कहें? बीएसपी का नेता कहें, बीजेपी का नेता कहें या क्या कहें? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने हमको समय दिया। देखिए, ऐसा है कि नेता, हमको आप एक साधारण समाज सेवी कहिए, पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं जनता के साथ हमेशा जुड़ा हूँ और जुड़ा रहूँगा। ये तो हमें बात स्पष्ट रूप से आ गई, समझ में आ गई कि इन्होंने अपने नेतृत्व को स्वीकार किया है। आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत कहाँ से हुई और कौन है आपके राजनीतिक गुरु? हम एक राजनीतिक परिवार में पैदा हुए। हमारे चाचा जी 1962 से 1967 तक विधायक रहे। तो राजनीतिक परिवार में पैदा होने के कारण स्वाभाविक है कि राजनीतिक चर्चाएं घर में होती रहती थी।
मैं जब 10वीं 11वीं में पढ़ता था, एक घटना आपको बता दूं कि जब मध्य प्रदेश में, मैं उस समय 10वीं या 11वीं में पढ़ता था और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर चुकी थी और 1967 में संबित की सरकार बनी। उसके थोड़े समय के बाद उस समय के विधानसभा में जो विपक्ष के नेता थे, श्यामाचरण जी शुक्ल एवं शत्रुघ्न सिंह तिवारी जी, जो उस समय रीवा संभाग के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, ये दोनों लोग हमारे आदरणीय चाचा जी के पास आए और यहाँ के उस समय के विधायक त्रिभुवन सिंह जी थे, उनसे मिलने के लिए। और वहीं पर त्रिभुवन सिंह जी को बुलाया गया और उन दोनों लोगों के बीच में बात हुई कि आप कांग्रेस में थे और कांग्रेस में आ जाइए और ये सरकार अब कुछ दिनों की संबित की मेहमान है। तो मुझे याद है उस समय मैं चाय वगैरह की व्यवस्था के लिए आता जाता था, तो ये सुनकर ये लगने लगा कि राजनीति भी कोई चीज़ होती है। और तभी से हमारे मन में, और उसके थोड़े ही दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद संबित सरकार गिर गई और कांग्रेस की सरकार बन गई। श्यामाचरण जी मुख्यमंत्री बन गए वही, और शत्रुघ्न सिंह तिवारी नैसर्गिक साधन और एक विभाग और था उनके पास, पीछे ही जिसको आज कह रहे हैं, उसके वो मंत्री बने। तो मुझे समझ में आया कि कुछ राजनीति है जो कि थोड़े ही उसमें कितना बड़ा बदलाव हो गया। तभी से थोड़ी थोड़ी राजनीति की प्रति हमारे मन में जिज्ञासा पैदा हुई। और कॉलेज में पढ़ने के बाद मुझे जल्दी नौकरी मिल गई, मैं मास्टरी भी कर लिया। लेकिन जब मैं बीएड में गया रीवा में, शिक्षा महाविद्यालय रीवा में, वहाँ प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ और वहाँ हमारे साथियों ने मुझे सर्वसम्मत से शिक्षा महाविद्यालय रीवा का प्रेसिडेंट बना दिया। तब से राजनीति से, चूँकि अब वहाँ रीवा जैसे जगह का प्रेसिडेंट होने के कारण कई मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी सब आते जाते थे, उनका स्वागत करना पड़ता था। तभी से राजनीति के प्रति मेरे मन में शुरुआत हुई और मैं अंदर अंदर से राजनीति में सक्रिय होने लगा। राजनीतिक गुरु कौन रहे हैं आपके इस पूरे सफ़र के दौरान? देखिए, वैसे तो गुरु तो घर के माता पिता होते हैं, चाचा जी थे, लेकिन मैं राजनीति में जुड़ा श्यामाचरण और विद्याचरण शुक्ल के, जब मैं उनके सानिध्य में गया। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है और वो सन याद आता है 2008, जिसमें कहीं न कहीं आपका भी नाम आता है बीजेपी प्रत्याशी के रूप में। वो अलग बात होती है कि अन्य कारणों से आपको टिकट नहीं मिलता या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपने शिक्षा जगत को छोड़ कर पूरी तरह से राजनीति जगत में प्रवेश कर लिया। ऐसा क्या है राजनीति में जो शिक्षा में नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, ऐसा है कि जब मैं 2008 परिसीमन हुआ और अपना देवसर क्षेत्र जो है मिला के सिहावल विधानसभा सामान्य क्षेत्र बनी, तब से मेरा संपर्क हर नेताओं से था। तो संघ से जुड़े, अब नाम हम संघ में नहीं लिया जाता किसी का, उन लोगों से मेरा संपर्क रहा और उनने कहा कि आप राजनीति में खुल के आइए और आप चुनाव लड़िए। हमने कहा मैं तो इसी में खुश हूँ, मैं जितनी मदद हो सकता है शिक्षा जगत में जुड़े हुए उससे लोगों की अपने स्तर से बहुत कुछ मदद करता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं एक आड़े आता है, पद जो है, सरकारी पद जो है, मुख्य जगह पर उससे थोड़ा ओझल होना पड़ता है। तो जितनी मदद खुल के हम नहीं कर पाते थे। और जब उन लोगों से बात हुई और उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़िए तो और इस्तीफा दीजिए, उन्हीं की बातों पर मैंने
2008 में शिक्षक पद से त्यागपत्र दे दिया और बहुत तेजी से मेरा नाम सिहावल विधानसभा में चला और पूरे क्षेत्र में लगभग सभी को विश्वास हो गया कि टिकट भाजपा की मुझको मिल रही है। बीच में कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां बनी कि अंतिम समय में मेरा टिकट न मिलके विश्वामित्र को मिल गया। फिर उसके आगे बहुत कहानियां हैं। मैंने नौकरी भी छोड़ी, लेकिन इसके बाद मैं प्रचार में नहीं निकला तो माननीय मुख्यमंत्री जी आए यहाँ सीधी 2008 में और उन्होंने हमको बुलवाया जमोड़ी रेस्ट हाउस में। हमारे साथ वो रात में खाना खाए, हम और वो दोनों थे। और वहाँ उनने कहा कि अब आप जब तक नहीं लगेंगे तो सिहावल विधानसभा जीतना मेरे लिए आसान नहीं है, और यदि आप मदद कर देंगे तो मैं सिहावल विधानसभा जीतूंगा, और सिहावल जीतना मेरी प्रतिष्ठा की बात है। आपने कब तक मिला, क्योंकि आगामी पंचवर्षीय चुनाव में 2013 में आपने बसपा से चुनाव लड़ा, क्या रहा इसके पीछे वजह? ऐसा है, देखिए कि जब मुझे लगा, मुख्यमंत्री जी तो मुझे हमेशा सम्मान दिए, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनते थे। जब भी मैं मिलने जाता था तब वो हमेशा कितने भी व्यस्त रहते थे तो हमसे ज़रूर मिलते थे। मैं जब बीजेपी छोड़ने लगा, मैं उनसे मिलने गया मुख्यमंत्री जी से। वल्लभ भवन में हमारी शाम को मुलाकात हुई। ये सन 2013 की बात है? सन 12 की बात 12 की बात है। 13 में तो चुनाव थे लास्ट में, मैंने इसके बाद चुनाव होना था, मतलब 5-6 महीने पहले की। तो मैंने उनसे कहा भाई साहब आपसे कुछ बातें करना है। वो बहुत व्यस्त थे, वो कहीं जाने वाले थे। उन्होंने कहा कल 9 बजे आप हमारे बंगले पर आइए और वहीं आपसे बात होगी। जब दूसरे दिन मैं पहुंचा वहाँ बंगले पर, वो मंदसौर के लिए निकल रहे थे और बोले जल्दी में हूँ, चलिए आप गाड़ी में बैठिए मेरे साथ और वहीं बात करेंगे। फिर हम बैरागढ़ तक उनके साथ बैठ के गए और हमारी उनकी पूरी बात हुई कि आपने हमारी ऐसी बात हुई थी, आपने कहा था, लेकिन हमारी बहुत उपेक्षा की जा रही है और जिसको मैं अब ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा और मैं अब पार्टी छोड़ने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि आप जल्दबाजी ना करिए, लेकिन जिले वो यहाँ की ऐसी स्थिति बनी कि मुझे भाजपा में रहने में उस समय अपना भविष्य जो है वो पूरी तरह से अंधकार में दिख रहा था। मुझे सम्मान नहीं मिल रहा था, किसी कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाता था कुछ लोगों के वजह से। मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद भी मैंने पार्टी छोड़ी। कुलकटी और कनपुरा में मिला के मुझे लगभग 3000 वोट मिले और देवसर वाले क्षेत्र में हमें, बिजौरा जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ 10,500 से अधिक वोट मिले। मुझे लगभग 14,000 वोट मिले थे। 13,982 आज भी याद है मुझे, इतना वोट मिला। उन परिस्थितियों में मिला जब हम और विश्वामित्र दोनों आमने सामने थे और मैं चुनाव तो नहीं जीत सका, लेकिन ये है कि भाजपा यहाँ से काफ़ी मतों से चुनाव हार गई। क्या आपका क्या यही उद्देश्य था भाजपा को हराना? क्योंकि भाजपा से जो आपको लगातार उपेक्षाएं मिल रही थी पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान, जिसके बाद आपने 2012 में फाइनली स्टेप डाउन कर दिया अपनी जिम्मेदारियों से और दूसरी पार्टी में जाना आपने उचित समझा। तो क्या आप लगता है आपको कि आपको उपेक्षित करना बीजेपी की हार का कारण बनी 2013 में? ऐसा है, देखिए कि मेरा भाजपा को हराने का उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य यह था कि मुझको भी ये जानना था कि जनता के साथ मैं हमेशा जुड़ा हूँ, तो क्या जनता मुझे कुछ चाहती है कि नहीं चाहती। और वो बात इसी वजह से मैं चुनाव लड़ा और हमें महसूस हुआ जिस तरह से लोगों का समर्थन मिला और 10,500 वोट बिजौरा में मिलना, जिसमें कई पोलिंग यहाँ की ऐसी हैं जिनमें मैं पहले नंबर पर था। सुपेला 2 पोलिंग थी, दोनों में मैं आगे, अकौरी में आगे, सबसे आगे
चंदैनिया में आ गया। ऐसी कई पोलिंगें थी जिनमें जो हमारे उसमें आती थी, मुझे वहाँ भारी वोट मिले और लगभग 10,500-11,000 वोट ले आना। पार्टी का नहीं, वो व्यक्तिगत वोट था। पार्टी का वोट मिलता तब तो हम चुनाव जीत जाते, और पार्टी का वोट मिलता तो कोलकाटी और कनपुरा भी मिलता। केवल सुपेले भर में थोड़ी पार्टी का वोट मिलता। ये जितने भी वोट मिले हमारे पास, हमको व्यक्तिगत वोट मिले, और लोग ये मान के वोट दिए कि ये चुनाव नहीं जीतेंगे तब इतना वोट मिला। यदि कहीं ये होता कि हम चुनाव जीत रहे हैं तो हमें भारी वोटों जनता का समर्थन मिलता और मैं चुनाव भी जीत जाता। 2013 एक ऐसा साल रहा है जिसमें आप बिल्कुल प्रखर होकर और जनता के साथ आए, अपने लिए आपने खुद वोट मांगा स्वयं। 2013 में ये स्पष्ट रूप से देखने को मिला कि जो कांग्रेस का बिल्कुल सिहावल विधानसभा में सत्ता चली आ रही थी इतने वर्षों से लगातार, 2008 में वो उनका टूटा, और 2013 में एक बार कांग्रेस फिर से बनी। अब कांग्रेस का फिर से कंटिन्यूटी 2 पंचवर्षीय का हो चुका है। जो भी सिचुएशंस बन रही हैं अभी के आधार पर, अगर वर्तमान में वोटिंग हो जाए तो निश्चित रूप से इसमें कोई डाउट नहीं है कि सिहावल विधानसभा से कांग्रेस ही भारी पड़ेगी, या मोर देन 50% है। अब ऐसी सिचुएशंस में जो 2023 में आगामी चुनाव है विधानसभा के, इसमें आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ सोचा है आपने आगे? ऐसा है कि देखिए, राजनीति में हूँ तो ये स्वाभाविक है, आदमी की इच्छा होती है कि विधायक बनूं, जनता की सेवा करूं, काम करूं। लेकिन अब हम धीरे धीरे 68-69 साल 69वां चल रहा है, जनता के साथ हमेशा जुड़ा हूं। आज आप देखिए, आज भी आप आए हैं तो देखे होंगे कि 10-20 आदमी सुबह से आए। गरीब लोग आते हैं मेरे पास, अपनी समस्या बताते हैं और उनके लिए मैं फ़ोन करता हूं, अधिकारियों के पास जाता हूं। ऐसा कोई दिन नहीं होता कि 150 लोगों का काम मैं न करता हूं, जबकि मेरे पास कोई पद न पार्टी का है, अब न चुनाव हुआ हूँ। मैं कोई चुनाव छोटा मोटा तो लड़ता नहीं, लड़ाता ज़रूर हूँ। और इसमें सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत, ये अधघरे क्यों होंगे, जिनकी मदद करूँगा वही जीतेंगे। हमने आज फेसबुक में पोल डाल दिया था कि आज हमारी श्री घनश्याम पाठक जी के साथ टॉक शो है। उसमें लोगों ने कमेंट तो नहीं किया, लेकिन फ़ोन के माध्यम से उन्होंने हमसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जो कि शायद वो पब्लिकली पोस्ट में कमेंट नहीं कर सकते थे। उनका ये कहना था कि शुभम भैया पूछ लेना श्री पाठक जी से वो सवाल, तो मैं उनके सवाल आपके साथ रख रहा हूँ। दरअसल वो 2013 में जो भी राजनीतिक उठापटक हुई उससे संबंधित उनका सवाल था। 2013 में जब आप बीएसपी से प्रत्याशी हुए, आपके भाई ही हैं श्री विश्वामित्र पाठक जी, आपका चुनाव में खड़ा होना कहीं ना कहीं उनको भी अंदेशा हो गया होगा कि मेरी हार की वजह ये बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या उन्होंने आपसे संपर्क किया कि आप चुनाव ना लड़ें? नहीं, हमसे उन्होंने कोई संपर्क नहीं किया और न कभी बात की। 2008 के चुनाव के बाद साल जब पंचायत का चुनाव हुआ, हमारी उनके बीच में विवाद की जो असली वजह थी, जब विधायकी मैं नहीं लड़ा और वो सरपंच थे और विधायक बन गए, दियामन पंचायत थी, तो वहाँ के लोग आए और बोले कि आप ऐसा करिए कि कोई ना कोई चुनाव लड़िए। तो हमने कहा हम चुनाव छोटा मोटा नहीं लड़ेंगे। तो सरपंची के लिए लोगों ने दबाव बनाया, तो हमने कहा हम अपने छोटे भाई अनिल पाठक को लड़ा रहा हूँ। 2009 की बात है शायद? हाँ, 8-9 के बाद नहीं, 10 की है। अच्छा, 10 की बात जी। पंचायत के चुनाव 10 में, और दिसंबर 8 में तो विधानसभा का चुनाव हुआ और 9 में फिर ये सब तैयारी हुई। 2010 में पंचायत का चुनाव हुआ तो अनिल को हम चुनाव लड़ाए। वे अपने लड़के बबलू को सरपंची का ये भी चुनाव लड़ा, जियाबन पंचायत से। जियाबन पंचायत से वहाँ भी चुनाव लड़ा दिए। वही चुनाव, वही से जबकि इनको विधायक बना दिए, सब हो गया। छोटा मोटा पद सरपंच जो है वो हम लड़ा दिए, तो वे अपने बबलू को लड़ा दिए। वहीं से हमारा इनका विवाद शुरू हुआ।
क्योंकि लोगों का ये भी कहना था कि 2008 में आपका आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया था, उसके बाद ही उन्हें कहीं न कहीं विधायक की सीट मिली या विधायक उन्हें विजयश्री हासिल हुई। मैं तो ये नहीं कहता कि हमारे वजह से जीते, लेकिन मैं पूरी तरह से मदद किया, तन मन से। धन हमारे पास उस समय था नहीं, लेकिन तन मन से हमने काम किया और सफलता मिली। तो मान के चलिए कुछ न कुछ हमारे समर्थक तो रहे होंगे। 14,000 तो लोग ही हैं इस विधान। फिर जब पंचायत चुनाव में आपने अपनी तरफ से पहल नहीं की कि जब आप विधायक हैं या फिर आपकी जब सिचुएशन इतनी है तो एक पद यहाँ से भी जाए? वो हमारे भाई उस समय अब नहीं हैं, अब चचेरे भाई कौशलेंद्र पाठक, बंधा वाले शंकराचार्य हमारे दादा जो हैं, और ढोंगा से बामदेव, ये सब मिल के उनसे बात किए कि, लेकिन वो किसी भी कीमत पर मानने वाले नहीं थे। उसी समय से हमारी उनकी बातचीत बंद हो गई। वो अपना काम करने लगे, हम अपना काम करने लगे, और सरपंच का चुनाव थोड़े से मतों से वो जीत गए, जिता लिए अपने तरह तरह के प्रभाव से। और हमारा तो केवल हाथ जनता के वो था। तभी से हमारी इनकी राजनीतिक दूरी, आप दूरी कहिए उसको, और बातचीत भी बंद हो गई। 2010 में आपने जो बताया, जिक्र किया कि पंचायत चुनावों से आपकी कहीं ना कहीं राजनीतिक दूरी बन गई। 2013 में भी उन्होंने अपनी तरफ से आपसे पहल नहीं की, और जाहिर सी बात है जब 2013 का चुनाव था, कई सारे लोगों का ये मानना है कि आप भी चूंकि एक उम्मीदवार हो गए थे, इस वजह से विश्वामित्र जी के हार की एक वजह बने आप। दूसरी बात यह कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कई प्लेटफॉर्म पर उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि 2013 में उनकी बच्ची की सिचुएशन ठीक न होने की वजह से वो भी कहीं ना कहीं एक हार की वजह रही। लेकिन ऐसी स्थिति में बिल्कुल गोपद नदी के इस पार से जो भी प्रत्याशी हैं, ऐसा अब लोगों का कहना है कि 2008 एक ऐसा सिचुएशन बनी थी जिसमें लोगों ने सपोर्ट किया, और ब्राह्मण बाहुल्य जो क्षेत्र हैं वहाँ से पूरे तरीके से समर्थन मिला विश्वामित्र जी को। इस वजह से 2008 में उन्हें विजयश्री हासिल हुई। अब लोगों का कहना है कि नदी के इस पार से कोई भी, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी दल से आए, नहीं जीत सकता। सिहावल विधानसभा से अगर जीतना है भारतीय जनता पार्टी को खासकर, तो गोपद नदी के उस पार से ही कोई प्रत्याशी खड़ा होगा, तभी उसे जीत मिलेगी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, पार्टी का वोट प्लस व्यक्तिगत वोट, पार्टी किसी को टिकट दे देगी तो ये नहीं है कि चुनाव जीत जाए। पार्टी के साथ अपना भी वोट लाना पड़ेगा। विश्वामित्र उस बार निर्दलीय लड़े 2018 में चुनाव, और तो देखिए, एक परिवार का इस जिले में ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहां पर 2-4 हजार वोट न हो। हमारे स्वर्गीय उदय भान बाबा, हमारे स्वर्गीय चाचा जी, पिताजी वगैरह, फिर हम लोगों का, सबका एक पूरा क्षेत्र में या जिले में संबंध है। कोई दोस्ती का है, तो कोई क्लास फेलो है, कोई रिश्तेदारी है, तरह तरह के संबंध हैं। और उसके वजह से ये चुनाव लड़े थे, 27,000 कुछ वोट मिला। वो पूरे परिवार का वोट था, जिससे कोई वो नहीं था। सारे लोगों ने कोई खुल के, कोई भीतर से, शांत रहना भी एक तरह का मदद है किसी की। यदि आप हमारा विरोध नहीं कर रहे हैं, चुप हैं, तो एक तरह से मौन समर्थन है। तो चुनाव वही जीत पाएगा जिसके पास कुछ व्यक्तिगत भी वोट हो। पार्टी के माथे नहीं जीतेंगे। देखिए, ये जो विधानसभा बनी है, ये ब्राह्मण बाहुल्य है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो सामने वाले हैं, जो कांग्रेस से आने वाले कैंडिडेट हैं, उनका कुछ जातिगत आधार है। यहाँ मुसलमानों का भी काफ़ी है इस विधानसभा में। तो ऐसा कैंडिडेट हो जो मुसलमानों का भी थोड़ा सा वोट ले ले, और वर्ग का भी वोट ले ले, पार्टी का भी वोट ले ले, वही चुनाव जीत पाएगा। ऐसी स्थिति में आपको कौन सही उम्मीदवार अभी वर्तमान में नजर आ रहा है?
अभी हम तो कोई वो है नहीं कि हम ही टिकट देना है न किसी को। आप फिर भी आप एक अनुभव के आधार पर, अबे ये सब आप लोग मूल्यांकन करिए, सब हम ही से पूछ लेंगे, जनता से पूछिए ना, जनता बताएगी कौन अच्छा रहेगा। वो तो हर में इनडायरेक्टली आप अपनी ओर इशारा करवाना चाह रहे हैं। हम अपनी ओर नहीं कहते और हम न बहुत बड़े दावेदार हैं और ना अपनी ओर कहने चाहते। भाई जनता से आप पूछेंगे वो खुद ही ना बताएगा कौन ठीक होगा, कौन अच्छा रहेगा। क्यों न सिहावल विधानसभा से, जैसे कि हमने नदी के इस पार और उस पार का जिक्र किया है, 3 भागों में तो बटा है। नदी के उस पार से फिलहाल गोपद नदी के उस पार से बहरी और उस क्षेत्र से सीधी सिंगरौली की लोकप्रिय सांसद श्रीमती रिद्धि पाठक जी को क्यों न उम्मीदवार बना दिया जाए, जिससे बीजेपी 2023 में अपनी सीट सिहावल वाली बचाने में सक्षम हो सके। ये तो पार्टी हाईकमान तय करेगा। नहीं, जो लोगों का कहना है, इस पर आपके क्या विचार हैं? पाठक जी, श्रीमती पाठक जी, क्या सही क्या सिचुएशन बनेगी जब वो चुनाव में उतरेंगी? देखिए ऐसा है कि हम जब से वो सांसद बनी है तो हमारा उनका न तो कभी मुलाकात हुई न कोई बातें होती। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कमेंट करना चाहता। इतना ज़रूर है कि जो कैंडिडेट हो भाजपा का वो जीतने लायक हो। अभी तो सांसदें हैं, पूरे सिहावल इनका घर भी है, पतुलखी में है, तो मजबूत कैंडिडेट तो भाई सांसद नाम ही होता है, उसमें बहुत बड़ी वो नाम सांसद का है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना रहता है कि वो उनका वोट नहीं रहता, दरअसल वो मोदी के नाम पर जीतती हैं। अगर मोदी के नाम पर लोकसभा में कोई खूंटा भी खड़ा हो जाए, खूंटा अर्थात कोई सामान्य व्यक्ति भी खड़ा हो जाए, तो वो सीधी और सिंगरौली सांसदीय क्षेत्र से चुनाव निकाल लेगा। ऐसी सिचुएशन में क्या उनके प्रदर्शन प्रतिभा पर आपको डाउट नहीं होता? क्योंकि जब ऐसा लोग कहते हैं, और एक दो लोग नहीं, लोगों का बिल्कुल एक हुजूम कहता है कि लोकसभा में चुनाव जीतना आसान है, लेकिन जो सिचुएशन बनती है विधानसभा की, खासकर सिहावल विधानसभा से पूरे विंध्य में सबसे हॉट सीट मानी जा रही है बीजेपी के लिए खासकर। आज भाजपा की लहर है हर जगह, किसी को भी टिकट दे दिया जाए चुनाव जीत जाएगा। लेकिन जितने अब नीचे आएंगे, विधानसभा कठिन है, लोकसभा से ज़्यादा कठिन विधानसभा है। और सबसे कठिन चुनाव तो पंच का होता है, जो जित सबसे छोटा होता है अपने 4 घर में होता है। तो इस समय पूरे देश में बीजेपी में है, किसी को टिकट मिल जाएगी, वो फाइट में रहेगा। जीतना न जीतना तो कुछ उसके ऊपर भी निर्भर है। तो चुनाव जो है जितने नीचे दायरे में आएगा उतने कठिन होता जाता है, और उसमें एक एक व्यक्ति की ज़रूरत महसूस होती है। लोकसभा में यदि एक विधानसभा नहीं भी जीते तब भी 7 विधानसभा हैं, वो कवर कर लेंगे, लेकिन विधानसभा में ऐसा नहीं होता। चुनाव जो आगामी है 2023 में, फिलहाल देश में तो कांग्रेस की स्थिति नाजुक है, लेकिन प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सिचुएशन काफ़ी बेहतर थी। उन्होंने सरकार भी बना लिया था, कई वजह आप जानते हैं जिसकी वजह से फिर से बीजेपी सत्ता में आ गई। 2023 में क्या लोगों का रुख, चूँकि आप लोगों से जुड़ते रहते हैं, कई सारे क्षेत्रों में आप मैहर तक और भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश में आप घूमते रहते हैं, क्या रुख लग रहा है 2023 के लिए, बीजेपी या कांग्रेस? ऐसा है, देखिए कि आज भाजपा कांग्रेस जो है पूरे देश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और मेरी नज़र में जो आ रहा है कि कांग्रेस उसी जगह है जहां पर थर्ड फ्रंट नहीं है। ऐसे 2 ही 3 राज्य बचे हैं, जैसे अपना मध्य प्रदेश हो या राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, जहां आप तीसरी पार्टी देख रहे हैं, तो वहां फाइट भाजपा बनाम थर्ड फ्रंट, कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस केवल वही है जहां तीसरा विकल्प नहीं है। हमारी बात को समझ रहे नहीं? यहाँ मध्य प्रदेश में कोई विकल्प नहीं है, केवल कांग्रेस और बीजेपी। तो जब बीजेपी से लोग नाराज होंगे तो कांग्रेस के पास चले जाएंगे, कांग्रेस से नाराज हुए तो बीजेपी के पास चले आएंगे। आप पंजाब में देख लीजिए, तीसरा फ्रंट बना, कितने भारी वोटों से, भारी समर्थन से वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन यहाँ स्थिति दो ही के बीच में है। वो भाजपा के लिए यहाँ पाने के लिए बहुत कुछ, अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, सोच समझ कर टिकट देना पड़ेगा। जनता विधायकों के प्रति जिनकी नाराजगी है
उनको थोड़ा सा नॉर्मल करना पड़ेगा, ये करना अच्छा, बीजेपी को ये माना जाता है कि बीजेपी बिल्कुल धरातल पर काम करती है और मैन टू मैन उनका कनेक्शन रहता है, जो भी उनका संघ का सपोर्ट है या जो कुछ सारे फैक्ट्स हैं। लेकिन सिहावल विधानसभा में वो सारे दावे, वो सारे फैक्ट्स देखने को मिलते हैं कि ज़ीरो हो जाते हैं जब सिहावल विधानसभा की बात आती है। 2008 में भी कांग्रेस हारी थी तो बहुत कम मार्जिन से। ऐसी सिचुएशन में वो क्या समीकरण बन सकते हैं जिससे बीजेपी कांग्रेस को हरा दे यहाँ इस सिहावल विधानसभा से? यहाँ देखिए, संगठन जो है भाजपा का यहाँ बहुत ठीक नहीं है। नहीं तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या गलती ऐसा भाजपा करती है? भाजपा यह है ना कि पहली बात तो ये कि जो हमने जो यहाँ देखा कि जितने पुराने लोग थे उनको कोई पूछता ही नहीं। जितने पुराने भाजपा के लोग थे, खास करके जो जनसंघ के ज़माने से थे, फिर समा और इसके पहले जो 80 में जब भाजपा बनी, उन लोगों को धीरे धीरे सबको दरकिनार करके नई भर्ती टाइप हो गई है। जिनका ना तो पार्टी से बहुत लगाव है, उनका तो केवल पद मिल जाए बस। अब जो जनता से जुड़ा नहीं है, कभी उनके पास जाते नहीं, ठीक है, फेसबुक में अपना वो बना के फ़ोटो खिंचवा के डाल दिए, फेसबुक का ज़माना है। लेकिन धरातल में यहाँ संगठन बहुत ही कमज़ोर है। आप ये मान के चलिए, हमसे तो मिलते रहते हैं भाजपा वाले, बताते हैं कि कोई पूछता ही नहीं। और हमको तो कोई पूछता ही नहीं, ना कहीं बुलाते किसी उसमें, मैं जाता भी नहीं। न जिला वाले कभी बुलाए, न यहाँ मंडल वाले बुलाए, मैं कभी किसी कार्यक्रम में बिना बुलाए नहीं जाता। जब से अध्यक्ष और ये सब बन गया तब से जैसे हम भाजपा में हो ही नहीं, जबकि मैं आज भी भाजपा से जुड़ा हूँ। हर कार्यक्रम में जन अपने बीच में करता हूँ, लेकिन पार्टी वाले नहीं बुलाते तो नहीं जाता। और यही सबसे बड़ी यहाँ कमी है, जिसके वजह से इसकी कीमत आने वाले चुनाव में भाजपा को चुकानी पड़ेगी। आपके बातों से कहीं न कहीं श्री पाठक जी, ये जैसे आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में धन्यवाद अर्पित किया, ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के प्रति है। अच्छा, आगामी चुनाव के पहले अगर आपको बीजेपी से ऑफर मिलता है तो क्या विधायक चुनाव के लिए, क्या आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे? ऐसा है कि मैं भाजपा में हूँ, भाजपा में ही रहूँगा, और जो भी दायित्व मुझे दिया जाता है मैं उसका। आपने कहा भाजपा में हैं, कब से? मैं 2008 में मैं शामिल हुआ, फिर 2012 में मैं बीएसपी में चला जाके चुनाव लड़ा, और जब लोकसभा का चुनाव आया तो फिर मैं भाजपा में शामिल हुआ। 2014 में, मतलब रीति पाठक जी की आपने कहीं न कहीं उनको टिकट मिला उस समय में, भाई नहीं बीजेपी थे, और भाई वो हमारी वो हम उसके फूफा हैं रीति के। उस समय संबंध ऐसे थोड़ी थे, उस समय अच्छे संबंध थे। जिला पंचायत में हमने बहुत मदद की, उनको बनवाए। फिर हम ही भर नहीं आए, हम बंसमणि को लेके आए, बंसमणि वर्मा पूर्व मंत्री, उनको हमने कहा कि आप भी चलिए बीजेपी में, और उनको लेके आए मुख्यमंत्री जी के साथ सभा में, सीधी में हम दोनों शामिल हुए, और उनने भी बड़ी ईमानदारी से मदद की बीजेपी की। उस समय हम सब लोग मिलके 2014 का चुनाव जीते। अच्छा, क्या ऐसा हो जाता है, आप रीति जी के फूफा जी हैं, विश्वामित्र जी के भाई हैं, जब नेताओं को सत्ता मिल जाती है उसके बाद ऐसा क्या उनमें ऐसा अंतर आ जाता है कि वो संबंध अपनों से ही दूरी बना लेते हैं? ये देखिए, राजनीति अपनी अपनी रहती है, लेकिन एकदम से खास कैसे कोई बदल सकता है? राजनीति में न कोई फूफा है और न कोई भाई है, सब अपने अपने हिसाब। आपने जैसे ये भी बताया कि रीति जी से फिर उसके बाद आप मिले ही नहीं, आज तक कभी मिलते भी नहीं। मैं कभी नहीं मिला। अब बताइए, फूफा जी हैं फिर भी नहीं मिला भाई, जरूरत ही नहीं पड़ती ना भाई, जरूरत पर हो तो मिले। अब जरूरत पड़ती नहीं, लोगों के जो काम होते हैं यहीं से कलेक्टर साहब से मिल लिए। जिले का ज़्यादातर 80% लोगों का काम तो थाना और तहसील, तो मैं वहाँ कर लेता हूँ। 10-5% का
जिला में पड़ता है तो गए तो कलेक्टर साहब से मिलके वहाँ से करा लिए। नहीं, आपकी बातों से व्यतिरेक उत्पन्न हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि कभी ऐसे जरूरत ही नहीं पड़ी। आप बीजेपी में भी अपने आप को बता रहे हैं, वो बीजेपी की सांसद हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? आप एक कार्यकर्ता भी अपने आप को मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए बीजेपी का, फिर भी आप उनसे नहीं मिलते। ये थोड़ा सा व्यतिरेक आपकी बातों में। व्यतिरेक आप उसको गलत समझ रहे हैं भाई। जब बीजेपी वाले मुझको किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाते, मैं नहीं जाता। अब जब नहीं जाता तो कहाँ मुलाकात होगी, आप बताइए भाई। कार्यक्रम में मुलाकात सब लोग आते हैं। तो ये माना जाए कि लोकल बीजेपी से श्री घनश्याम पाठक जी नाराज चल रहे हैं? हम नहीं नाराज चल रहे हैं। हम तो नहीं, जैसे देवसर में अभी सब्जी मंडी का लोकार्पण हुआ, उसमें बिल्कुल वो सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन पूरे तरीके से बीजेपी में था। सांसद थी वहां पर, यहाँ पे लोकल नेतृत्व में कई सारे, विनोद चौबे जी थे और एक दो जन, मतलब बड़े नेता, पूरे छोटे नेता पूरे बीजेपी के वहां थे, धुवेंद्र नाथ जी भी थे। लेकिन श्री घनश्याम पाठक जी बीजेपी नेता वहां पे उपस्थित नहीं थे। आपकी बातें बिल्कुल सही हैं कि आपको उपेक्षा मिल रही है। ऐसी सिचुएशन में आप फिर भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इस बात की भी व्यतिरेक अब उत्पन्न होने लगा। नहीं, मैं बीजेपी का प्राथमिक सदस्य हूँ, समझ रहे हैं ना। मुझको नहीं बुलाया जाता, मैं नहीं जाता। मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ। हमें तो है नहीं कि कोई सांसद है हमसे बोल दिया तो बहुत बड़ा। मैं तो, अब आप विश्वास नहीं करेंगे, ये आपको बता रहा हूँ कि मैं और वंशमणि वर्मा है अभी, और विद्या भैया तो अभी इस दुनिया में नहीं है। मैं, वंशमणि वर्मा, विद्या भैया और नरसिंहा राव प्रधानमंत्री जी, 7 रिस्कोर्स रोड, जिसको कि अब कौन मार्ग कर, लोक कल्याण मार्ग कहते हैं, दोपहर का लंच साथ में खाया हूँ, समझ रहे हैं ना। दोपहर टेबल में वो टाइम दिए थे, बुलाने थे, और थोड़ा सा लेट हो गया। बोले विद्या भैया आप चलिए, आप सब लोग लंच ले लीजिए साथ में। 4 लोग बैठ के एक साथ खाना खाए। तो एक छोट भैया जब उपेक्षा करते हैं, अब उनके सामने हम खड़े तो नहीं हो सकते, वो बैठाने के लिए तैयार नहीं है, मैं नहीं जाता, सीधी सी बात, और न जाऊंगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको जब बुलाया जाएगा आप तब जाएंगे। दूसरी तरफ आपके भाई श्री विश्वामित्र पाठक जी हैं, वो निर्दल थे। उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट में देख रहा था कहीं पर, उन्होंने कहा कि मैं किसी दल में नहीं हूं, मैं किसी दलदल में नहीं हूं, मैं पूरी तरीके से निर्दल में हूं। लेकिन उनकी बातों से यह भी लग रहा था, जैसे कि आपकी बातों से भी लग रहा है, कि अगर बीजेपी ऑफर करती है तो निश्चित रूप से वो निसंकोच बीजेपी में चले जाएंगे। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है और फिर से वही समीकरण 2008 वाला बन पाता है, क्या आपको लगता है कि 2008 वाला समीकरण बनेगा तो आप फिर से एक बार स्टेप डाउन करेंगे, एक पीछे कदम हटाएंगे? जिसको पार्टी से टिकट मिलेगा, भाजपा से, मैं पार्टी के साथ में हूँ, आज भी भाजपा में हूँ, लेकिन मुझे नहीं बुलाया जाता तो मैं नहीं जाता। आप हमारी बात को थोड़ा उसको समझ। मैं आपकी बात समझ गया, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता, छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं वहाँ भी नहीं बुलाया जाता, तो मैं नहीं जाता। इमेजिन करिए, मान लीजिए कि विश्वामित्र पाठक जी को बीजेपी 2023 विधानसभा चुनाव के लिए, माना कि मैं बात कर रहा हूं, इमेजिन करिए, अपना कैंडिडेट नियुक्त करती है, तो क्या आप श्री विश्वामित्र पाठक जी का सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बीजेपी की वजह से? बीजेपी की वजह से, और फिर हमारे भाई हैं भाई जी, तो तेरे भाई हैं हमारे, मैं उनसे बड़ा हूँ। टिकट मिलेगा तो बिल्कुल उनके साथ में रहूँगा, प्रचार करूँगा, जनता से वोट मांगूंगा, और जितना हो सकेगा जिताने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। उन्हीं के लिए नहीं, किसी को भी मिल जाएगा, यदि वो सम्मानपूर्वक मुझे बुलाएगा, मेरे पास आएगा, कहेगा कि चलिए, तो उसके साथ रहूँगा। लेकिन यदि कोई हमारे पिताजी को भी टिकट मिल जाए और वो नहीं कहेंगे तो मैं नहीं जाऊँगा, सीधी सी बात है। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में अब जैसे हमने माना की बात करी, माना आपको बीजेपी अपना कैंडिडेट नियुक्त करती है, आपको क्या लगता है कि आपके भाई साहब आपकी हेल्प करेंगे राजनीतिक? बिल्कुल करेंगे, करेंगे, करना चाहिए, हमने किया है उनका। और यदि परिवार अलग हो गया तो चाहे किसी को भी टिकट मिल जाए, चुनाव जीतना आसान नहीं। आपने देखा होगा कि मेरी एक सोच थी कि यदि मुझे 2008 में टिकट मिल रहा है तो मैं चुनाव जीतने के बाद क्या करूंगा। टिकट नहीं मिला, मैं नहीं मिला, लेकिन देवसर के एक आप छोड़ दिया एक पॉइंट, अभी देवसर में कि जितनी उपेक्षा हो रही है, देख रहे हैं आप, उसके लिए मैंने आंदोलन किया,
यहाँ धरना दिया 16 दिन तक। आप छोटे छोटे जगहों को नगर पालिका नगर निगम बना रहे हैं। देवसर को जैसे देवसर कोई जगह ही न हो, जो देवसर सिंगरौली से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। एक जमाना था कि सिंगरौली तहसील देवसर में थी 1940 तक। इतिहास और कागज उठा के दिखवा लीजिए, आज देवसर को कोई पूछने वाला नहीं है। देवसर आमों से लेकर सरौंधा तक बचा है। उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया, 16 दिन यहाँ धरने पर बैठे। मैंने उसको कवर भी किया था। आपने वहाँ आया भी था, कवर भी किया था, देखे थे कितने लोगों में वो था। तो देवसर की जो उपेक्षा हो रही है, इसके लिए मेरे मन में, और उसके लिए मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा, भोपाल जाऊंगा, कि कम से कम जो देवसर पहले था उतना तो रहने, इसको आगे देना बढ़ाइए, तो इसको काटने दीजिए। अभी जब लोकार्पण हुआ तो बीजेपी की सांसद ने खुद की पीठ थपथपाई कि हमारी वजह से देवसर में सब्जी मंडी का लोकार्पण हो रहा है। आज कहीं पर आपका जिक्र नहीं होता, जैसा आपने बताया भी कि न तो आपको कहीं ऐसा बुलाया जाता, न तो ऐसी सिचुएशन में क्या क्या लगता है कि घनश्याम पाठक जी क्या करेंगे? इस काम को कंटिन्यू करेंगे या आपको नाम चाहिए उसके लिए? नहीं, हम जनता के उसमें और देवसर के हित में जहाँ ज़रूरत होगी संघर्ष करूँगा, करता रहूँगा। विधायक बन जाऊँगा तो अनशन बैठ जाऊँगा यहाँ की उपेक्षा के लिए। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जो हमारे बाप दादाओं के ज़माने में जो देवसर था उसको काट के और ख़त्म कर दिया जाए। अरे भाई, आपको देवसर को जिला बना दीजिए ना। हमारी ये मांग थी कि देवसर को जिला बनाया जाए, या कि जितने हमारे पहले कार्यालय थे उनको लौटा दीजिए आप। PWD, RES, इरिगेशन सब यहाँ थे। सीधी से सिंगरौली वाले और सीधी वाले यहाँ आके बैठते थे सब लोग। अब यहाँ के लोग भाग रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, न कोई ऑफिस है, न कोई कार्यालय है, न कुछ है। आप जुडिशरी हटा दीजिए यहाँ से, 3 ठो जो जज और 5-6 मजिस्ट्रेट हैं हटा दीजिए। देवसर में क्या है? केवल दुकानों के अलावा आपको कुछ मिल जाए तो बताएं। श्री पाठक जी, अभी एक हम छोटा सा लास्ट में रैपिड फायर राउंड रखते हैं, जिसमें हम एक शख्सियत का नाम लेंगे जिसके बारे में आपको एक वाक्य में या एक शब्द में अपने तरफ से आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, या जब आप उनका नाम लेते हैं तो आपको क्या आपके माइंड में क्या आता है, हम जानना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं हम रैपिड फायर। 4-6 नाम हमारे पास हैं। उन नामों को मैं लूँगा तो आप अपनी प्रतिक्रिया एक शब्द में या एक वाक्य में कोशिश करिएगा दे दें। तो शुरू करें। बिल्कुल करिए। नरेंद्र मोदी। तो पूरे भारत के निर्माता, आधुनिक निर्माता, उनको हम कहेंगे। राहुल गांधी। राहुल गांधी अभी सीख रहे हैं, अभी उनको राजनीतिक परिपक्वता नहीं आ पाई। मोदी जी के 15 लाख पूरे होंगे कभी न कभी, अपेक्षा है। विश्वामित्र पाठक। अच्छा है, काम करते रहते हैं लोगों से। श्री शिवराज सिंह चौहान जी। पूरे प्रदेश की तकदीर बदल दिए हैं। बुलडोजर बाबा। मैं जोगी जी से 5 बार मिल चुका हूँ, आपको बता दूं, शायद अभी 5 बार मैं उनसे मिल चुका हूँ। और जब वो एक सांसद हुआ करते थे, 2 बार तो हम उनके गोरखपुर में, उनके मठ में, हम और वो हमारे कुछ और यहाँ के जो थे गोरखपुर के 3-4 लोग बैठ के, मैं उनकी बातों से उसी समय से बहुत प्रभावित था। क्योंकि रैपिड फायर है तो आप जब देखते हैं तो क्या जी मैं समझ रहा हूँ कि मैं उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। तो मतलब जब बुलडोजर बाबा का नाम आता है तो आपको भविष्य का प्रधानमंत्री दिखता है? बिल्कुल दिखता है, होना चाहिए। चलिए लास्ट में घनश्याम पाठक। मैं तो एक अदना सा आदमी हूँ अब इससे और ज़्यादा क्या कहे। हम पाठक जी, आपने इतना समय दिया मेरे जैसे बेरोजगार आदमी के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। आप आगे बढ़ते रहें, यही हमारी आपको आशीर्वाद और शुभकामना दोनों है। धन्यवाद दोस्तों। आज हमने आपको मिलवाया एक खास शख्सियत से, विभिन्न पहलुओं पर हमने इनसे चर्चा की, आपने भी बड़े ढंग से और बड़े प्यार से सुना, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, आपसे भविष्य में ऐसे ही विशेष पर्सनालिटीज़ से मिलाते रहेंगे और मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।